हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल अरविंद विज्ञान क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में पढ़ेंगे जो भारतीय इतिहास में काफी फेमस पर्सनालिटी हैं और इनका नाम जो है बड़े ही आदर सम्मान के साथ लिया जाता है। तो आज जिस पर्सनालिटी के बारे में हम पढ़ेंगे वो है छत्रपति शिवाजी। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम शिवाजी के बारे में जानेंगे। शिवाजी जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, उनके जन्म के बारे में, उनकी कौन कौन सी विजय उन्होंने की और उस दौरान कौन कौन से ऐसे शासक थे जिन पर शिवाजी का पूरी तरीके से कंट्रोल था। तो आज हम इस वीडियो में शिवाजी से जुड़े हुए उन सभी बातों को जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अक्सर शिवाजी से एग्जाम्स में कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको वीडियो में कई सारी चीजों का पता लगेगा और वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को। शिवाजी कौन थे? शिवाजी जो थे ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही आंसर है शिवाजी। ठीक है, तो शिवाजी के अगर हम जीवन के बारे में बात करते हैं कि इनका जीवन जो है, इनका जो जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, तो इनके प्रारंभिक जीवन की अगर हम बात करते हैं तो शिवाजी का जो जन्म है वो 20 फरवरी साल 1627 को महाराष्ट्र में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? शिवनेरी दुर्ग में 1627 में 20 फरवरी को शिवाजी का जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। ठीक है, और शिवाजी के पिताजी कौन थे? शाहजी भोसले, ये शिवाजी के पिताजी थे और इनकी जो माता जी थी वो थी जीजाबाई। ठीक है, तो पिताजी थे, शिवाजी के पिताजी जो थे वो शाहजी भोसले थे और माता जी जीजाबाई थी। ठीक है, जब शाहजी भोसले जीजाबाई का परित्याग करते हैं, जब शाहजी भोसले जीजाबाई का परित्याग करते हैं और तुकाबाई नामक एक महिला से शादी कर लेते हैं, तो परित्याग करने के बाद क्योंकि शिवाजी जो है वो अपनी माता जी के साथ रहते थे, तो शिवाजी का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी पूरी तरीके से जीजाबाई के ऊपर आ जाती है। जीजाबाई एक धार्मिक विचारों की महिला थी और काफी उच्च विचार हुआ करते थे, काफी योग्य महिला थी। तो शिवाजी के ऊपर इनकी माताजी का बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके बाद शिवाजी के जो संरक्षक होते हैं वो होते हैं दादा कोंडदेव। दादा कोंडदेव जो थे ये शिवाजी के संरक्षक होते हैं, क्योंकि ये शाहजी भोसले के मित्र थे। तो शिवाजी के संरक्षक की जिम्मेदारी दादा कोंडदेव को दी जाती है। दादा कोंडदेव जो है ना केवल उनको प्रोटेक्ट करते हैं बल्कि उनको अस्त्र शस्त्र और उनको घुड़सवारी भी सिखाते हैं। तो बालक को एक तरीके से एक सैनिक के रूप में तैयार करने में दादा कोंडदेव का बहुत बड़ा योगदान होता है। दूसरा, अगर हम उनके गुरु की बात करते हैं, कि धार्मिक गुरु की बात करते हैं, तो शिवाजी के जो धार्मिक गुरु थे वो थे गुरु रामदास। ठीक है, तो इन व्यक्तियों का शिवाजी के ऊपर बड़ा प्रभाव होता है और शिवाजी जो है इनसे बहुत कुछ सीख लेते हैं और इनको अपने जीवन में कुछ आदर्श जो है इनको अपने जीवन में कुछ आदर्श जो है वो मानते हैं। ठीक है, जैसे जीजाबाई की बात करें, दादा कोंडदेव की बात करें और गुरु रामदास की बात करें, तो इनका बड़ा ही, तो शिवाजी के ऊपर जो था ये हिंदू धर्म का काफी प्रभाव था। शिवाजी जो है वो हिंदू धर्म और हिंदू जाति से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, इसीलिए स्वतंत्र हिंदू जो है एक राज्य की स्थापना करना चाहते थे। तो हिंदू धर्म के प्रति शिवाजी की जो आस्था थी वो दादा कोंडदेव और गुरु रामदास से जो है वो उनको प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहीं से ही शिवाजी के अंदर एक हिंदू धर्म और जो हिंदू राज्य को लेकर जो है एक जागृति आती और शिवाजी एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना करने का बीड़ा उठाते हैं। जहां की जो सबसे पहले शुरुआत होती है शिवाजी की प्रारंभिक विजय से अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले जो जीत शुरू होती है शिवाजी की वो साल 1646 में तोरण का किला जो है वो जीता जाता है। शिवाजी के द्वारा साल 1646 में सबसे पहले जो विजय होती है वो तोरण की विजय होती है। ठीक है, उसके बाद उसी साल 1646 में शिवाजी जो है वो राजगढ़ को मुरुम्बगढ़ को जो है वो जीतते हैं। मुरुम्बगढ़ जो है यानी राजगढ़ को जो है उसको शिवाजी उसी साल 1646 में जीतते हैं। फिर उसके एक साल बाद 1647 में कोंढाणा का, जिसको सिंहगढ़ का किला भी कहा जाता है, उसको शिवाजी के द्वारा जीता जाता है। तो ये शिवाजी की यहाँ से जीत शुरू हो जाती है एक सैनिक के रूप में। ठीक है, इसके बाद 1654 में पुरंदर का किला जो है वो शिवाजी जीतते हैं। ठीक है, तो शिवाजी ने जो है पुरंदर का किला भी जीत लिया और शिवाजी जो है यहाँ से अपना विस्तार जो है वो, अपने सैनिक विस्तार जो है वो करते जा रहे हैं। लगातार किलों को जीता उन्होंने, अपने सैनिक विस्तार को किया।
1656 में जावली पर उन्होंने आक्रमण किया और उस क्षेत्र को जो है जीत लिया। तो 1656 में शिवाजी ने जावली को जीत लिया और वहां पर उन्होंने उस क्षेत्र को उन्होंने अपने अंडर में, अपने कंट्रोल में कर लिया। जावली को जीतने के बाद, जावली विजय की जीत के बाद शिवाजी जो है वो दक्षिण पश्चिम में अपने राज्य का विस्तार करने लगे। जब उन्होंने जावली को जीत लिया तो वहां शिवाजी को एक मौका मिल जाता है कि दक्षिण पश्चिम में अपने राज्य का विस्तार करें और वहां से शिवाजी दक्षिण पश्चिम में अपने राज्य का विस्तार करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये शिवाजी की प्रारंभिक विजय थी, जहां से शिवाजी ने जो है अपने राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको शिवाजी जो है अगले जो प्रदेश पे आक्रमण करते हैं वो है कोंकण प्रदेश। ठीक है, कोंकण प्रदेश जो है ये समुद्र से लगा हुआ एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी सीमा जो है समुद्र तट से लगी हुई है। तो शिवाजी की अगली जो विजय शुरू होती है वो कोंकण प्रदेश से होती है। साल 1657 में शिवाजी जो है कोंकण प्रदेश को जीतते हैं। ठीक है, इस कोंकण प्रदेश में शिवाजी कल्याण, भिवंडी और माहुल इन सभी क्षेत्रों को जीत कर अपने सैनिक परचम का जो है झंडे का परचम लहराते हैं। ठीक है, और यहीं से ही शिवाजी जो है इस कोंकण प्रदेश से को जीतने के बाद शिवाजी जो है समुद्र तट तक जो है अपने सैन्य का विस्तार करते हैं, यानी शिवाजी की पहुंच जो है समुद्र तट तक चली जाती है और यहाँ पर शिवाजी को एक मौका मिलता है अपनी नौसेना का विस्तार करने का। तो शिवाजी अपनी नौसेना का विस्तार भी करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोंकण प्रदेशों में पहले जंजीरा और सिद्धि लोगों का जो था वो आधिपत्य था। तो शिवाजी जब कोंकण प्रदेशों को जीतते हैं तो इन सिद्धि और जंजीरा जो लोग थे इन पर भी शिवाजी अपना कंट्रोल करते हैं और इनको अपने अधिपत्य में ले आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगली जो कड़ी आती है वो है अफजल खान। साल 1659 में बीजापुर का जो शासक था आदिल शाह जो है शिवाजी की गतिविधि से काफी परेशान था। तो अफजल खान अपने मतलब जो आदिल शाह जो था वो अपने सेनापति अफजल खान को, अफजल खान जो था ये एक सेनापति था और ये सेनापति आदिल शाह का था। आदिल शाह जो था वो बीजापुर का शासक था। तो आदिल शाह जो है वो शिवाजी की गतिविधियों से काफी परेशान था, इसीलिए वो अपने सेनापति अफजल खान को शिवाजी को कंट्रोल करने के लिए भेजता है और शिवाजी के पास से प्रस्ताव भेजा जाता है कि वो अफजल खान से आकर जो है मिले। परंतु जो अफजल खान होता है ये शिवाजी की जो है हत्या करने के लिए एक चाल चलता है, जिसकी सूचना शिवाजी को पहले से ही मिल जाती है। और जब अफजल खान जो है बातचीत के दौरान शिवाजी पे हमला करता है तो शिवाजी अफजल खान को उस हमले में जो है उसकी अफजल खान की जो शिवाजी वो हत्या कर देते हैं, क्योंकि अफजल खान जो था ये एक बहुत बड़ा एक युग के सेनापति था जिसकी शिवाजी के द्वारा हत्या कर दी जाती है। तो इससे बीजापुर की जो आदिल शाह हुकूमत होती है उसको काफी ठेस पहुंचती है। तो शिवाजी अफजल खान की हत्या जिस क्षेत्र में करते हैं, जिस कैंप में करते हैं, वहां से उनको बहुत बड़ी लूट की सामग्री और पैसा मिलता है, जिसके बाद ये उसको अपने सैनिकों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उस हथियारों को। तो अफजल खान की हत्या के बाद अगला जो पड़ाव आता है वो आता है शाइस्ता खान के साथ संघर्ष। शाइस्ता खान जो था ये औरंगजेब का मामा था और औरंगजेब भी शिवाजी की नीतियों से बड़ा परेशान था। तो औरंगजेब अपने मामा शाइस्ता खान को दक्षिण में भेजता है सूबेदार बनाकर और शाइस्ता खान जो है शिवाजी को कंट्रोल करने के लिए अपनी नीतियों को, अपनी प्लानिंग को जो है वो शुरू करता है। परंतु साल 1663 के अंदर शिवाजी जो है अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक बरातियों के भेष में आते हैं और शाइस्ता खान के महल पर हमला कर देते हैं। शाइस्ता खान की उस मुठभेड़ में अंगूठा कट जाता है और वो वहां से भाग जाते हैं, परंतु शाइस्ता खान का बेटा और कुछ सैनिक जो है उस हमले में मारे जाते हैं, जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य को बहुत बड़ा धक्का और हानि पहुंचती है। उसके बाद औरंगजेब शाइस्ता खान का दक्षिण से स्थानांतरण कर बंगाल का सूबेदार बना देता है। ठीक है, इसके बाद शिवाजी जो है सूरत को लूटते हैं। सूरत भी जो था ये मुगल क्षेत्र के अंतर्गत आता था। तो सूरत को सबसे पहले 1664 में शिवाजी के द्वारा लूटा जाता है और सूरत लूटने के बाद शिवाजी को 1 करोड़ रुपए की धन दौलत मिलती है। और जब सूरत को लूटते हैं तो लूटने के बाद शिवाजी को 1 करोड़ रुपए मिलता है और वहीं पर शिवाजी अपना एक सैनिक दरबार लगाते हैं, जिसमें शिवाजी अपने सैनिकों को युद्ध सामग्री और लूट का जो पैसा वो बांटते हैं। ठीक है, इसके बाद सूरत को दूसरी बार 1670 में लूटा जाता है और तीसरी बार 1672 में सूरत को लूटा जाता है। तो यहाँ पर जो सूरत है उसको शिवाजी के द्वारा 3 बार लूटा जाता है। ठीक है, तो शिवाजी की इन गतिविधियों से क्योंकि औरंगजेब काफी परेशान था, तो औरंगजेब ने अब अगली चाल चलते हैं किसके, औरंगजेब जो है अब यहाँ पर जो है अपना एक
एक और औरंगजेब का एक सेनापति होता है जिसका नाम होता है मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक है, आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह को औरंगजेब शिवाजी को कंट्रोल करने के लिए बुलाता है। तो शिवाजी उस कूटनीति से वहां पर काम लेते हैं और मिर्जा राजा जयसिंह के साथ एक पुरंदर की संधि करते हैं। तो ये पुरंदर की संधि जो होती है स्टूडेंट्स, ये होती है 22 जून 1665 को। तो 22 जून 1665 को शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में एक पुरंदर की संधि होती है। इस संधि के माध्यम से शिवाजी जो है अपने 23 किले मुगलों को सौंप देते हैं। उसके अलावा शिवाजी के जो पुत्र होते हैं संभाजी, उनको मुगल जो है वो 5000 का मनसब देने को तैयार हो जाते हैं और शिवाजी मुगलों के साथ एक मित्रता बना लेते हैं, वो ये कि वो बीजापुर के खिलाफ मुगलों की सैन्य सहायता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक पुरंदर की संधि होती है। लेकिन साल 1666 में जब शिवाजी को मुगल दरबार में बुलाया जाता है तो वहां पर शिवाजी को अपमानित किया जाता है, जिसकी वजह से शिवाजी भरे दरबार में औरंगजेब को ललकारते हैं और औरंगजेब द्वारा शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी को जो है गिरफ्तार करके उनको जयपुर के महल में बंदी बना लिया जाता है, जहां से कुछ समय बाद शिवाजी अपने पुत्र के साथ वहां से भाग जाते हैं और सीधा जो है वो कहां पहुंचते हैं, रायगढ़ पहुंचते हैं। ठीक है, तो यहां से वो रायगढ़ पहुंचते हैं। ठीक है, तो 1670 के आसपास शिवाजी जो है वो दोबारा से मुगलों से संघर्ष शुरू कर देते हैं, क्योंकि शिवाजी और औरंगजेब के जो पुत्र थे मुअज्जम, जिनका नाम बहादुर शाह फर्स्ट था, वो एक संधि करते हैं जिसका नाम होता है गजब की संधि। इस संधि को औरंगजेब जो है अपनी स्वीकृति दे देता है और शिवाजी को राजा का पद देता है, परंतु ये संधि ज्यादा समय तक नहीं चल पाती और दोबारा से मुगल और शिवाजी के बीच में जो है वो दोबारा से इनके बीच में संघर्ष शुरू हो जाता है 1670 के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से इनके बीच में संघर्ष शुरू होता है, जिसमें मैंने आपको बताया साल 1670 में सूरत को लूटा जाता है और फिर से 1672 में सूरत को लूटा जाता है। तो यहाँ से जो है शिवाजी और मुगलों के बीच में एक संघर्ष शुरू हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे, तो शिवाजी के जो राज्याभिषेक की अगर हम बात करते हैं तो राज्याभिषेक जो है शिवाजी का वो 6 जून 1674 को इनका जो है राज्याभिषेक होता है रायगढ़ के अंदर, क्योंकि इनका राज्याभिषेक काशी के एक विद्वान श्री गंगा भट्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इनका राज्याभिषेक गंगा भट्ट द्वारा, जो काशी के विद्वान होते हैं, 6 जून 1674 को इनका राज्याभिषेक किया जाता है और शिवाजी जो है छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं और अपनी राजधानी बनाते हैं रायगढ़ को। ठीक, तो उनकी राजधानी क्या बनी, रायगढ़ बनी और छत्रपति की उपाधि साल 1674 में शिवाजी धारण करते हैं। ठीक है, शिवाजी का जो अंतिम अभियान होता है वो होता है कर्नाटक का अभियान, जो साल 1677 और 78 में होता है, जिसमें कर्नाटक के अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र होते हैं बेल्लोर, तंजौर और जिंजी, इन तीनों क्षेत्रों को शिवाजी बड़े आराम से जीत लेते हैं। ठीक है, तो शिवाजी का ये अंतिम अभियान था कर्नाटक अभियान, जिसमें शिवाजी ने बेल्लोर, तंजौर और जिंजी जो है इस क्षेत्र को जीतकर अपनी जीत का परचम फहराया। ठीक है, तो अगर हम शिवाजी के पुत्रों की बात करते हैं तो शिवाजी के जो पुत्र थे, उनके 2 पुत्र थे, एक संभाजी, इनके बड़े बेटे थे संभाजी और छोटे बेटे थे राजाराम। क्योंकि अपने जीवन के अंतिम समय में शिवाजी जो थे वो संभाजी के व्यवहार से बड़े दुखी थे। ठीक है, तो संभाजी के व्यवहार से दुखी थे और राजाराम जो थे इनके काबिल बेटे थे, परंतु ये उम्र में काफी कम थे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 अप्रैल 1680 को शिवाजी को जो है एक बुखार से वो ग्रस्त हो जाते हैं, बुखार से पीड़ित हो जाते हैं, लेकिन उपचार ठीक से नहीं हो पाता उस समय, तो जिसकी वजह से 13 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो शिवाजी का जो है देहावसान हो जाता है 13 अप्रैल 1680 को। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया 6 जून 1674 को शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। तो शिवाजी एक ऐसे योद्धा थे जिनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। एक 6 जून 1674 को इनका राज्याभिषेक हुआ था और एक होता है 13 जून 1674 को। ठीक है, 13 जून 1674 को इनका राज्याभिषेक होता है, क्योंकि उस दौरान इनकी जो माता जी थी जीजाबाई, जिनका स्वर्गवास हो जाता है, तो उनके स्वर्गवास के बाद शिवाजी अपना फिर से एक बार राज्याभिषेक करवाते हैं। तो शिवाजी की जो मृत्यु थी, जो उनका देहावसान था, वो 1680 में होता है। तो
तो यहाँ पर मैंने शिवाजी के बारे में इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें थी, जो भी जानकारी थी आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ये एक ऐसे शासक थे जिन्होंने न केवल भारतीय इतिहास में अपनी जीत का जो है परचम लहराया, बल्कि उस दौरान जितने भी इनके समकालीन शासक थे, चाहे वो बीजापुर का आदिल शाह हो, चाहे वो शाइस्ता खां हो, चाहे वो अफजल खान हो, चाहे वो औरंगजेब हो, इन सब पर इन्होंने कंट्रोल किया और इनका खुल के जो है वो विरोध किया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जो वीडियो कैसी लगी आपको अपने कमेंट जरूर कीजिए। जो बच्चे चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी जरूर शेयर कीजिए।